राजा को बेटा हो नहीं रहा था तो उसकी मिस्ट्रेस बनकर फिर रानी बनने का प्लान किया जाता है। इसमें जाने अनजाने में दो सिस्टर के बीच में कंपटीशन हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द अदर भुयनकर 2008 की एक ड्रामा पीरियडिक फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 1600 में जब हेनरी द 8 इसकी सत्ता चल रही थी तभी उसी टाइम पीरियड की हमारी मूवी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हस्बैंड और वाइफ को बात करता देख सकते हैं। उन्हें दो बेटियां थी और एक बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ था। ये रिश्ता उनकी छोटी बेटी एन के लिए आया है, पर एन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी तो फादर को लगता है कि मैरी के साथ उस लड़की की शादी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी तो एन और उसका ब्रदर जॉर्ज ये दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि क्वीन का मिसकैरेज हो चुका है। उसे एक बड़ी बेटी है पर किंग को एक बेटा चाहिए। ये मिसकैरेज 2-3 बार हो चुका था तो इस वजह से किंग बहुत ही ज्यादा वरीड था। नेक्स्ट सीन में मैरी को उसके हस्बैंड के साथ देख सकते हैं। हस्बैंड ने पूछा तुम्हें किस तरीके का हस्बैंड चाहिए था। मैरी ने कहा जो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहे, जो मुझसे बहुत प्यार करे। वो कहता है फिर तो तुम्हारी चॉइस बहुत ही करेक्ट थी। इसी सेलिब्रेशन में हम देखते हैं कि एन को एक ड्यूक पसंद आया था और ड्यूक भी एन को लाइक करने लग गया था। थोड़ी देर में इनका मामा जिसका नाम है थॉमस इनसे मिलने के लिए आता है। वो किंग के यहाँ पर काम करता था। उन्होंने इनके फादर से बात की और कहा कि किंग को कोई भी बेटा हो नहीं रहा। अब क्वीन उसे बेटा देगी इसका होप बहुत ही कम है। ये सिचुएशन बहुत ही खराब है तो इस वजह से किंग किसी को भी अपनी मिस्ट्रेस बना सकता है। थॉमस चाहता था कि एन किंग के साथ करीब या बढ़ाए और उसकी मिस्ट्रेस बन जाए। अगर वो किंग की मिस्ट्रेस बन जाती है तो पूरी फैमिली को अच्छी पावर मिल जाएगी। इसके बाद हम मैरी की वेडिंग नाइट देखते हैं। एन ने मैरी से कहा कि मुझे आज रात क्या हुआ इसके बारे में सब कुछ बताना। मैरी का हस्बैंड फिर उसके पास आता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एन को बुलाया गया और सारी सिचुएशन समझाई गई। एन कहती कि अगर मैं किंग की मिस्ट्रेस बनी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। पर थॉमस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारी शादी एक ड्यूक से होगी जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये एक चैलेंज है और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एन फिर इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद किंग 2 मंथ्स में यहाँ पर आने वाला था। ये सारी बात उनके मदर एलिजाबेथ को अच्छी नहीं लगती। फादर ने समझाया कि हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे पर फिर भी किंग का वो अच्छे से स्वागत करने वाले थे। एलिजाबेथ पहले तो बहुत रिच खानदान से थी पर सिर्फ उसने प्यार के लिए शादी की थी। पर हम देख सकते हैं कि फादर बहुत ही एम्बिशियस है। वो फैमिली को आगे लेकर जाना चाहते थे। अगले दिन एन ने मैरी को वेडिंग नाइट के बारे में पूछा तो मैरी कहती है कि ठीक ठाक ही थी। उसका हस्बैंड स्नोर करता है और सब कुछ ठीक ठाक ही था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि किंग यहाँ पर पहुंच चुका है। सारी तैयारियां चल रही थी। किंग का स्वागत हुआ। उसने फर्स्ट टाइम एन को देखा। उसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगी थी। लंच करते वक्त एन को किंग के पास ही बुलाया गया था। इन दोनों में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश पूरी तरीके से चल रही थी। रात में एन के पास उसके फादर आए। कहते हैं कल एक हंट है, वहाँ पर तुम्हें किंग को इम्प्रेस करना पड़ेगा। एन भी इसके लिए रेडी हो गई। अगले दिन वो आदमियों की तरह हॉर्स राइडिंग करती है तो ये बात किंग को जरा अजीब लगी थी। हंट पर किंग को जाए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है। सब लोग वरीड होने लग गए थे। ये जब वापस आए तो इनमें से किंग इंजर्ड हो गया था। एक्चुअल में राइड करते हुए एन और किंग में कंपटीशन लग गई। एक छोटी सी वैली आई जिसमें किंग नीचे गिर गया था। एन हमेशा यही पर राइड करती थी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चोट तो किंग हेनरी के ईगो को आई थी। अब एन उसके सामने नहीं जा सकती। अब हेनरी के करीब किसी न किसी को तो भेजना ही है। मैरी मैरिड थी पर फिर भी थॉमस उसे उसके पास भेज देता है। मैरी ने हेनरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हेनरी ने जब मैरी को फर्स्ट टाइम नोटिस किया वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मैंने तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया था। मैरी ने कहा कि सब लोग एन को ही देखते रह जाते हैं तो इस वजह से मुझे देख नहीं पाते। हेनरी का भी पहले एक बड़ा ब्रदर था तो ये फीलिंग वो जानता है। हेनरी ने पूछा क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैरी ने अपने हस्बैंड के बारे में बताया तो हेनरी कहता है तुम कभी मुझे दरबार में नहीं दिखे। मैरी ने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहीं पर कंट्री में रहना चाहती हूँ। अगर कभी भी हस्बैंड को लगता है कि फिर से उसे किंग के पास आना है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगी। इनमें जो भी बातचीत हुई उतने में हेनरी को मैरी पसंद आ गई। हेनरी ने फिर मैरी और उसके हस्बैंड को दोनों को अच्छी पोजीशन दी थी पर अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है। कहती कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर मैरी के हस्बैंड ने ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। मैरी को पता था कि सिर्फ हेनरी की मिस्ट्रेस बनने के लिए वहाँ पर वो चाह रही है। ये सब बात जब एन को पता चली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मैरी ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है। उसने हेनरी को उससे चुरा लिया। क्वीन ने जब मैरी को देखा तो उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम में ऐसा क्या टैलेंट है जो किंग ने तुम्हें बुला लिया। क्या तुम एक आर्टिस्ट हो, क्या तुम सिंग कर सकते हो। मैरी को जलील करने के लिए क्वीन ने उसे गाना गाने के लिए कहा। मैरी को बुरा लगा था। मैरी की एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था जेन। जेन ने उसे कहा कि क्वीन को पता है कि किंग ने तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया, इसी वजह से क्वीन तुमसे ये सब बात कर रही थी। वैसे उतनी बुरी नहीं है। आज रात किंग ने मैरी को उसके पास बुला लिया।
रात में जब पार्टी चल रही थी तो एन और ड्यूक एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैरी हेनरी के पास गई, कहती है कि तुम यहाँ पर रहते हो। हेनरी ने कहा कि यहीं पर मैं कभी कभी राइड करता हूँ। वो सिर्फ एक राजा नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन भी है। ये अपनी साइड वो मैरी को दिखा रहा था। ये दोनों फिर करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मैरी को थॉमस ने बुलाया, पूछा कि क्या कल रात सब कुछ ठीक हुआ था, क्या किंग को तुम्हारे साथ होना अच्छा लगा। मैरी कहती कि हाँ। थॉमस कहता है मैरी का सिर्फ किंग के पास जाना यही बात इनफ नहीं है, उसे सिंगिंग आनी चाहिए, अलग अलग टाइप की बातें आनी चाहिए। मैरी की मदर कहती है ऑलरेडी उसे ये सब चीज आती है, ज्यादा वरी मत करो। मैंने मेरी डॉटर्स को इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया और अब उसे क्या करना पड़ रहा है। मदर को जो भी चल रहा था ये बात अच्छी नहीं लगती। थोड़ा टाइम बीत गया, मैरी और हेनरी एक दूसरे के करीब आ गए थे। हेनरी मैरी से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बहुत दूर भेज दिया तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। मैरी के हस्बैंड ने तो ऑलरेडी उसे छोड़ ही दिया था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इस वजह से हेनरी उसके हस्बैंड को दूर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एन और ड्यूक ने शादी कर ली और दोनों इंटीमेट हो गए। ये बात जब ब्रदर जॉर्ज को पता चली तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसने मैरी को बता दिया। मैरी से वरीड हो गई, कहती है एन ऐसा कैसे कर सकती है। ड्यूक की शादी पॉलिटिकल मैटर होता है, जिसके साथ एन ने शादी की है उसकी ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ शादी फिक्स हो गई थी। अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो सब लोग बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। मैरी ने फिर डायरेक्टली जाकर ये सब बात थॉमस को बता दी। थॉमस भी एन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने एन और ड्यूक को बुलाया। ड्यूक से वो कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ, जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हुई है उसके साथ शादी कर लो। एन को सजा के तौर पर वो फ्रांस में भेजने वाले थे। एन को जब पता चला कि मैरी ने उसके बारे में बताया हुआ था तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। एन की मदर ने उसे समझाया फ्रांस की औरतें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, आदमियों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है वहां से तुम सीख सकती हो। इसके बाद एक दिन मैरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हेनरी भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। उसकी पूरी फैमिली को प्रमोट कर देता है। उन्हें उसने बड़े बड़े घर दिए थे। फादर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब और भी ज्यादा पावर पाने के लिए उन्होंने जॉर्ज से कहा तुम्हारी शादी अब जेन से होगी। जॉर्ज को जेन के साथ शादी नहीं करनी थी, पर फादर कहते हैं तुम्हारी सिस्टर ने अपनी फैमिली के लिए उसकी पूरी लाइफ दांव पर लगा दी। क्या तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। जॉर्ज को फिर जबरदस्ती जेन के साथ शादी करनी ही पड़ती है। इनके मदर ने फादर से कहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारे सारे बच्चों का सौदा हो रहा है, इन सब से वो खुश नहीं रह सकते। वो वंडर करती है कि सब का एंड कब होगा। अचानक से मैरी के प्रेगनेंसी में जरा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसका बेबी ठीक था, पर अब हेनरी उसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रख सकता। मैरी को पूरी तरीके से बेड रेस्ट दिया जाता है। थॉमस को यह सब एक बड़ी प्रॉब्लम लगी। उसे लगता है कि अगर हेनरी मैरी के साथ नहीं है तो किसी और के साथ रह सकता है। उसने फादर से कहा कि हमें हमेशा हेनरी को कंट्रोल करना पड़ेगा। फादर सजेस्ट करते हैं कि अब एना को हम फिर से बुला लेते हैं। मुझे हमेशा फ्रांस से न्यूज मिलती आ रही है। उन्हें लगता है कि एना पूरी तरीके से अब चेंज हो गई है। यह आइडिया थॉमस को भी अच्छा लगा और वो एन को बुला लेते हैं। बहुत दिनों बाद हेनरी ने एन को फर्स्ट टाइम देखा। एन को फ्रांस में जो भी पढ़ाया गया था उसमें उसने क्या सीखा था इसके बारे में बात करते हुए उसने कहा कि एक बड़ा राजा क्या होता है, जो लोगों को माफ कर सके, जो लोगों में पोटेंशियल देख सके और उसके एनिमी की भी रिस्पेक्ट कर सके। हेनरी ने पूछा क्या तुम्हें ऐसा राजा यहाँ पर दिख रहा है। एन जरा टाइम लगाती है, उसके बाद कहती कि दिख सकता है। इस पर सब लोग बहुत हंसे। हेनरी को भी एना का अंदाज बहुत अच्छा लगा। जॉर्ज मैरी से मिलने के लिए आया। उसने कहा कि एन वापस आ गई है। मैरी समझ गई कि एन अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ही। अपनी मर्जी से शादी नहीं हुई तो इस वजह से जॉर्ज जेन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। इस वजह से वो अपसेट होने लग गई थी। एक दिन एन कोर्ट में फॉर्चून पढ़ रही थी तो हेनरी भी उसके पास आकर उसकी फॉर्चून बताने के लिए कहता है। वो स्लोली उसे लाइक करने लग गया था। एक दिन उसने एन के लिए गिफ्ट भेजा जो एन ने वापस कर दिया। इस तरीके से किंग का गिफ्ट वापस करना एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। एन मैरी से मिलने के लिए गई। मैरी उसे पूछती है तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम इससे पाना क्या चाहती हो, मुझे तकलीफ क्यों दे रही हो। एन ने कहा क्या तुम्हें अब पता चला कि अपनी सिस्टर से धोखा खाना क्या होता है। मैरी ने कहा कि कभी भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं सही ही चाहती थी। ये दोनों जब बात कर रही थी तभी एन के लिए गिफ्ट आता है। ये गिफ्ट फिर से एन ने वापस कर दिया। एन मैरी से कहती है मैं भी सिर्फ तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, पर ये बात करते हुए उसके इंटेंशन गलत है। गिफ्ट वापस आने के बाद हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डायरेक्टली एन की मदर के पास गया, पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। मदर भी डेंजरस ही थी। उसे पूछती है तुम मेरी किस बेटी के बारे में बात कर रहे हो। हेनरी और भी ज्यादा गुस्सा होकर डायरेक्टली एन के पास पहुंचता है। उसने कहा कि तुमने मुझे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कैसे किया। एन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपके गिफ्ट बहुत पसंद आए थे, पर आपको मेरी सिस्टर मैरी को भेजना चाहिए, वो आपके चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। हेनरी कहता है कि मैंने उसे बहुत काइंडनेस दिखाया है, अब मैं कुछ काइंडनेस तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ।
एन कहती कि मैं मेरी सिस्टर को धोखा नहीं दे सकती, वैसे भी तुमने उसे ही चूज किया था। हेनरी कहता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस तुम थी, मुझे सिर्फ एक चांस दो। एन जब श्योर होगी कि हेनरी उसे धोखा नहीं देगा, उसी के बाद वो हेनरी को पॉजिटिव साइन देगी। नेक्स्ट सीन में मैरी का लेबर स्टार्ट हो गया था। इसी के दौरान हेनरी और एन ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एन ने कहा कि तुम मेरी सिस्टर को छोड़कर मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। हेनरी ने कहा कि मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूंगा और तुम्हारी सिस्टर से कभी भी बात नहीं करूंगा। ये बात करते करते मैरी की डिलीवरी होगी और उसे एक बेटा होता है। एन समझ जाती है कि हेनरी उसके हाथों से फिसल सकता है। उसने हाँ कह दी। बेटा हो जाने के बावजूद हेनरी ने उसे देखा भी नहीं और वहां से वो चला गया। ये सब बात जब थॉमस को पता चली, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। एन उसे कहती कि मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे कहा था। थॉमस उसे वार्न करता है कि अगर कुछ भी गलत स्टेप उसने ली तो सारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मदर ने भी एन से कहा तुमने मैरी का घर बर्बाद किया है, अब तुम ही जाकर उसे न्यूज दोगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैरी का क्या किया जाए। एन कहती है कि उसे गांव में भेज दो। मदर ने एन से कहा तुमने अपनी सिस्टर का घर बर्बाद किया तो तुम ही जाकर उसे सब कुछ बता देना। एन मैरी से कहती है तुम्हें हेनरी के साथ विदाउट एनी रिलेशनशिप इस तरीके से इंटीमेट नहीं होना चाहिए था। मैरी ने कहा कि मैं उससे प्यार करती थी। एन कहती कि प्यार की तरह कोई भी चीज नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ पावर चलती है। मैरी ने एन से कहा तुम्हारी हालत भी क्वीन की तरह ही होगी। इसके बाद जब हेनरी एन के पास आने की कोशिश करता है तो एन फिर से उसे मना कर देती है। उसने कहा कि तुम्हारी क्वीन अभी पास ही है, मुझे कभी कभी लगता है कि वो हम दोनों को देख रही है। क्वीन के होते हुए उसके साथ नहीं रह सकते। हेनरी ने वे निकालने की कोशिश की कि क्वीन को इस दरबार से निकाल दे। उसे इसके खिलाफ बहुत ज्यादा अपोजिशन मिला था। एन ने उसे कहा कि अब तुम डिवोर्स ले लो, फिर मैं तुम्हारी बन सकती हो, वरना हमें अगर बेबी होता है तो सब लोग उसे बास्टर्ड कहेंगे। क्या तुम मेरे लिए ये बात चाहते हो? हेनरी इसके लिए भी राजी हो गया। डिवोर्स की बात की वजह से हेनरी को बहुत ज्यादा अपोजिशन मिल रहा था। अचानक से एन की ऑलरेडी शादी हो गई थी, इसकी न्यूज बाहर निकलती है। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो एन से शादी कर पाए इससे पहले उसे बात कंफर्म करनी थी। सब लोगों में वो सिर्फ मैरी पर ही ट्रस्ट कर सकता था, तो उसे ही डायरेक्टली उसने बुला लिया। वो मैरी से कहता है कि एन के मैं प्यार में हूँ, उसे मैं कभी भी जज नहीं कर पाता, तो इस वजह से सचमुच में हुआ क्या था ये बात मुझे तुमसे जाननी है। मैरी ने एन के लिए झूठ कह दिया कि उसकी कभी भी शादी हुई नहीं थी। इस झूठ की वजह से सबकी जान बच जाती है। एन को जब ये बात पता चली तो मैरी के पास आकर उसे थैंक यू कहती है। मैरी ने कहा कि हम दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसे दूर करने के लिए मैंने झूठ कहा। ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन एन से मिलने के लिए आई हुई थी। उसे कहती है तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। एन ने कहा कि तुम किंग को बेटा दे नहीं पाई, इस वजह से वो खुश नहीं था। इसके बाद हेनरी और क्वीन के बीच में डिवोर्स के लिए मीटिंग हुई। अगर हेनरी डिवोर्स कर लेता है तो उसके खिलाफ चर्च और पोप हो जाएंगे। अगर उसके खिलाफ होते हैं तो लोगों में भी आक्रोश हो जाता है। वो अपनी पावर भी लूज कर सकता था, पर फिर भी उसने डिसीजन ले लिया। जाते जाते क्वीन हेनरी से कहकर जाती है वो सिर्फ तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तुम एन के लिए सब कुछ बर्बाद कर दोगे। आजकल जो भी चल रहा था इन सब बातों की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो डायरेक्टली एन के पास आता है और जबरदस्ती इंटीमेट हो गया। एक दिन एन ने मैरी से पूछा कि हेनरी तुम्हारे साथ कैसा था। मैरी कहती कि मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। हेनरी अब कभी भी एन को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता। हेनरी को एन से शादी तो करनी ही पड़ी क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। सब लोग एन को वीक समझने लग गए। सबको लगता था कि हेनरी को उसने वश में कर लिया है। एक दिन मैरी के पास उसका एक सोल्जर विलियम आया। विलियम हमेशा मैरी को प्रोटेक्ट करता था, हमेशा उसने उसे लाइक किया है। विलियम ने मैरी से कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इन सब से दूर मैंने एक लैंड बाय की है जहाँ पर हम हमारा घर बनाएंगे। मैरी ने कहा कि मेरी फैमिली क्या कहेगी। विलियम कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ जो भी किया इसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारा हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर गया और एन प्रेग्नेंट थी। उसकी डिलीवरी होती है, उसे एक हेल्दी डॉटर हुई। हेनरी कहता है कि अगर हमें डॉटर हुई तो एक बेटा भी हो सकता है। एक दिन एन ने हेनरी को किसी और लड़की के साथ देखा। उसे लगता है कि अब हेनरी उसके कंट्रोल से चला जाएगा। वो जबरदस्ती हेनरी को हर रात उसके पास आने के लिए मजबूर करती है। वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब अगर इस बार बेटा नहीं होता तो फिर से बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। एक रात कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इस वजह से एन का मिस कैरेज हो गया। वो बहुत डर गई थी क्योंकि शायद अब हेनरी उसे मार डालेगा। उसने एन और जॉर्ज को बुलाया। जॉर्ज को कहती है कि इस बेबी को जाकर गार्ड कराओ। एन कहती कि अब हेनरी मेरे पास नहीं आता, वो प्रेग्नेंट कैसे होगी। उसने अपने ब्रदर जॉर्ज की तरफ देखा। मैरी समझ गई कि एन के माइंड में चल क्या रहा है। उसे कहती कि ये सब गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एन जॉर्ज से कहती है तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मैरी यहाँ से चली गई। जॉर्ज पहले इसके लिए मना करता है, पर एनी ने उसे फोर्स किया। अपनी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए ये करने के लिए रेडी हो गया था।
दूर से जॉन की वाइफ जेन ये सब देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जब एन और जॉर्ज ये दोनों करीब आने लग गए तो जॉर्ज रोने लग जाता है, कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। एन भी ये बात समझ सकती थी और उसने उसे जाने दिया। जेन को जो गलतफहमी हुई थी वो जाकर डायरेक्टली वो किंग को बता देती है। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एन और जॉर्ज को दोनों को कैदी बना लेता है। उनकी मदर को बहुत पछतावा हुआ कि लालच की वजह से उन्होंने ये सब क्या कर डाला। इसके बाद एन पर ट्रायल चला जाता है। एन ने कहा कि मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात उसकी कोई भी नहीं मानता। सब लोग ऑलरेडी उसके खिलाफ थे। उसके बाद कोई भी नहीं मानता। उसे अब बिहेड करने वाले थे। जॉर्ज को ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। मैरी को जब ये सब पता चला तो हेनरी के पास वो आई, कहती है कि प्लीज एन को मत मारिए, आप उसे कहीं दूर की जगह पर भेज सकते हो, प्लीज उसे मत मारिएगा। हेनरी ने कहा कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से एन को जाने दूंगा। मैरी ये गुड न्यूज लेकर एन के पास आई। एन इस बात पर बिलीव नहीं करती। एग्जीक्यूशन के लिए एन को सब लोगों के सामने लाया गया। मैरी को अब भी लग रहा था किंग उसे जाने देगा, पर किंग का लेटर मैरी को मिल जाता है। इसमें लिखा था, तुमने जो भी किया है बहुत ही गलत किया, पर मैंने तुमसे प्यार किया था, तो इस वजह से इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। हेनरी ने मैरी को बख्श दिया और एन को मार डालता है। मैरी अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई थी। विलियम के साथ जाकर उसने अपना घर बसाया। इसके बाद किंग ने थॉमस की पूरी फैमिली को मार डाला था। एन की वजह से उसे अपने चर्च के साथ टाइज तोड़ने पड़े थे। इस वजह से इंग्लैंड की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। उसे कभी भी बेटा नहीं हुआ था, पर एन की बेटी एलिजाबेथ, उसने फिर उसके बाद राज किया था। मूवी के लास्ट में हम मैरी को विलियम के साथ खुश देख सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लालच आदमी से क्या क्या करवा सकता है ये मूवी हमें दिखा कर जाती है।